देखिए, शुभ समाचारों की बात तो करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे सरगम हम सर्दियों की, जिससे देखिए इस वक्त पूरा उत्तर भारत जो है ठिठुर रहा है। दिल्ली के लिए अच्छी बात यह है कि यहां धूप की मेहरबानी जो है लगातार बनी हुई है और इस वजह से यहां सर्द हवाओं का असर जो है ज्यादा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले कुछ दिनों में धूप की इस मेहरबानी पर बारिश पानी फेर सकती है। जी हां, दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल से लेकर 21 तारीख तक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है और इसी के तहत मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। अगले हफ्ते देखिए सोमवार से बुधवार तक शीतलहर की चेतावनी है और 21 तारीख के बाद बारिश का अनुमान भी जताया गया है। वहीं देखिए पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो जमकर बर्फबारी हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सर्दी अब कुछ हफ्तों की मेहमान बस बची है और पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही मौसम ठीक होने लग जाएगा और सभी को राहत हो जाएगी। बर्फ की ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की हैं, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर जैसे सूबे शामिल हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के लोग कांपने को मजबूर हो गए हैं। इस मैदानी इलाकों में गलन और ठंडी हवाओं ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई दूसरे शहरों में बेहिसाब ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। वहीं अब मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी सिहरन बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग का दावा है कि 22 तारीख से इस साल की पहली बारिश देखने को मिल सकती है। विभाग की माने तो उत्तर भारत में 21 से 25 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ आने से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है और इसका असर पूर्वी यूपी तक देखा जा सकता है, यानी यहाँ भी छिटपुट बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, 24 और 25 जनवरी को यूपी के कई शहरों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अभी देखिए 2 दिन तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा मौसम में, ठीक रहेगा, मौसम साफ रहेगा। लेकिन उसके बाद 19-20 के आसपास पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, तो उससे हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। खासकर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पे और कुछ मध्यम क्षेत्र के जो एरियाज है वहां पे भी संभावना है। लेकिन उसके बाद एक और पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है 21 के आसपास, तो 21 के बाद फिर अगले 3 से 4 दिन फिर मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि आज और 20 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसका असर शीतलहर पर देखा जा सकता है, यानी 19 जनवरी से शीतलहर कम होगी। हालांकि पहाड़ों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 19 से 20 जनवरी को बर्फबारी या फिर बारिश की आशंका जताई है। रही बात शीतलहर की, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान जैसे इलाकों में भीषण शीतलहर आज और कल हो सकती है। कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में हरियाणा, राजस्थान और यूपी में पाला गिर सकता है। सर्दी का प्रकोप सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। बर्फबारी के चलते रूस, किर्गिस्तान जैसे इलाके बर्फ बन चुके हैं। यहाँ का मंजर पूरी तरह सफेद हो चुका है। यहाँ तो नदियों पर बर्फ की परत चढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आने वाले कुछ हफ्तों के बीच कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज और क्या है ये पश्चिमी विक्षोभ, जिसके चलते आने वाले कुछ दिनों में मौसम का बिगड़ा रहेगा मिजाज, चलिए आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, पहली बात, अभी पश्चिमी यूपी और पूर्वी मध्य प्रदेश में शीतलहर के हालात जो है वो बने रहेंगे। उत्तर पश्चिमी भारत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ अगले हफ्ते बारिश का अनुमान है। वैभव, बिल्कुल, और साथ ही साथ आपको बता दें आने वाले कुछ दिनों में ठंडी हवाओं के साथ कुछ इलाकों में जो है ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया गया है। 21 से 25 जनवरी तक उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और 21 से 25 जनवरी की अगर हम बात करें तो इसके बीच मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम के मिजाज की अगर हम बात करें तो देखिए, उत्तरी राजस्थान में कुछ हिस्सों में पारा माइनस के भी नीचे है। बिल्कुल, देखिए जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हम बात कर रहे हैं उसमें देखिए दरअसल वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र पैदा होने वाला है, तूफान है। और साथ ही साथ आपको बता दें पश्चिमी विक्षोभ ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ही वजह है जो सर्दियों में बारिश की वजह बनता है। बिल्कुल, और पश्चिमी विक्षोभ जब हिमालय की ओर बढ़ता है तो बादल और बर्फ में बदल जाता है। और देखिए, मौसम विशेषज्ञ आने वाले दिनों में ठंड के जोर पकड़ने की जो बात है वो लगातार कह रहे हैं और बता रहे हैं कि आने वाले 2 दिन
जो है कहर बरपने के बाद शीतलहर कम जरूर होगी। सुनते हैं क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक आर.के. जयमावली। 23rd 22nd नाइट और मेनली 23rd से 24 इवन तब तक जो है 22nd से 24 ये इफेक्ट करेगा जो सेकेंड WD है। तो ये WD जो है ये सीजन का एक्टिव WD रहेगा। जो 22nd से 24 है उसमें रेन भी मिलेगा, ड्रिजल भी होगा प्लेन्स में। और अब रुक करते हैं कानपुर का। देखिए सर्दी के मौसम में गरीबों के लिए रेन बसेरों की व्यवस्था की जाती है, शेल्टर होम बनाए जाते हैं। तो आज हम आपको एक शेल्टर होम में लेकर जा रहे हैं। जब इस शेल्टर होम को आप देखेंगे तो रेन बसेरों को लेकर जो एक मिथक आपके जहन में होगा वो जरूर टूट जाएगा। एक शेल्टर होम तमाम सुविधाओं से लैस है। कोशिश यही की जाती है जाहिर तौर पर कि यहां आने वाले जरूरतमंदों को कोई दिक्कत ना हो। शानदार बेड, चमचमाता कमरा, सुंदर खिड़कियां, साफ सुथरे चादर। ये कानपुर का शेल्टर होम है, स्मार्ट शेल्टर होम। ठंड के मौसम में गरीब जनता के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। इस शेल्टर होम की खासियत लोगों को अभी से भाने लगी है। बहुत सुविधा की बात है भाई। 2 रुपए में गरीब इंसान तो रुकने के लिए बहुत अच्छी बात है ये। इस स्मार्ट शेल्टर होम में रुकने के लिए प्रति रात 2 रुपए का भुगतान करना होगा। इसमें हर वो आदमी रुक सकता है जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं है। जिन लोगों के पास यहाँ रहने की जगह नहीं है, लोग बाहर यात्री भी आते हैं बाहर से, उनको भी कई बार जगह नहीं मिलती है। इतने ठंड के मौसम में जहाँ रात में जगह नहीं है रुकने के लिए, वो यहाँ रुक सकते हैं। जेसीआई कानपुर के सहयोग से कानपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इसे तैयार किया गया है। इसे इंदौर मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है। इसकी लागत 10 लाख रुपए है। 16 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। 24 लोगों को एक रुकने का बेहतर एक व्यवस्था किया गया है। अच्छे बेड्स है, बेडिंग है, ब्लैंकेट्स है, पिल्लो है, उसके साथ चार्जिंग पॉइंट भी बनाया गया है। वेंटिलेशन का अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको मोबाइल यूनिट है। ये यहाँ से इसको उठा के कहीं पे भी जहाँ जरूरत है आप उसको ले जा सकते हैं। एक अच्छा एक इनिशिएटिव है जेसीआई का कानपुर स्मार्ट सिटी के साथ। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढ़ेगा। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि लोगों को बदलते मौसम में न तो ज्यादा गर्मी और न ही ज्यादा ठंड लगेगी। इसमें 24 लोग एक साथ आराम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कड़ाके की सर्दी में सीआरपीएफ ने बेघरों और जरूरतमंदों को एक तोहफा दे दिया है। देखिए दिल्ली में एम्स अस्पताल परिसर में एक रैन बसेरा बनाया गया है, जहां अपने परिवार वालों का इलाज करवाने पहुंचे लोग यहां रह सकते हैं। ये रैन बसेरा सीआरपीएफ परिवार कल्याण संघ की तरफ से तैयार करवाया गया है। यहां 200 के लोगों के रहने का जो है इंतजाम किया गया है। इसमें मरीजों के परिवार वालों को चाय, नाश्ता और खाना भी मिलेगा। असल में एम्स प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए सीआरपीएफ से रैन बसेरा बनाने की मांग की थी। ऐसे में सीआरपीएफ ने अपना फर्ज निभाते हुए ये सौगात जो है जरूरतमंदों को दी है। सब कुछ दिए हैं। एक कावा के तरफ से ब्लैंकेट, बाकी बेडशीट्स, बाकी जो चीज़ें ज़रूरत होता है वो दिया है। और यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट और डिनर भी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा यहाँ लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम किया हुआ है। देखिए ठंड सिर्फ इंसानों को नहीं लगती बल्कि बेजुबानों को भी लगती है। इसलिए अहमदाबाद के जू में जानवरों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए उनके बाड़ों में हीटर लगाए गए हैं। यहाँ देखिए अजगर, सांप, बड़ी छिपकली, बाघ, शेर और पक्षी सभी ठंड में बचाव के लिए हीटर से गर्मी ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। ये वन्य जीव किस तरह से ठंड में हीटर का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। और चिड़ियाघर के डायरेक्टर के मुताबिक अगर हम बात करें तो देखिए हर साल बढ़ती हुई ठंड से जानवरों को बचाने के लिए स्पेशल इंतजाम किए जाते हैं। इसी तहत जानवरों की बाड़ी में हीटर लगाने से जो कड़कड़ाती ठंड है उससे जरूर इनको राहत मिल जाती है। बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, तब विशेष व्यवस्थाएं करनी होती है। जैसे अभी ठंडी पड़ रही है तो ठंडी में अगर अगर पक्का फ्लोर है उसके ऊपर एनिमल बैठेगा तो उसका स्टिफनेस ऑफ मसल्स ना हो जाए, इसलिए ड्राई ग्रासेस की बेडिंग करते हैं हम लोग। उसके बाद में हीटर की व्यवस्था करते हैं, हीटिंग देते हैं बाहर से। पिंजरे के अंदर हीटर नहीं लगाते हैं जिसमें कोई एनिमल ना पकड़े, तो बाहर से हीटिंग की जाती है।
कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन सर्दी पर लोगों का जज्बा जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सर्दी का उत्सव मनाने के लिए यहाँ सैलानियों की भरमार है। लोग बर्फबारी का लुत्फ तो उठा ही रहे हैं। श्रीनगर में मौज मस्ती का एक और ठिकाना खुल गया है। यहाँ लोगों के मनोरंजन का हर इंतजाम जो है मौजूद है और ये ठिकाना लोगों को भी खूब भा रहा है। कड़ाके की ठंड ने पूरे उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, लेकिन धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में इस मौसम में भी जिंदगी गुलजार है। श्रीनगर में हर उम्र के लोग, खासकर युवा, सर्दियों के इस मौसम का जमकर मजा लूट रहे हैं और सर्दी में जिंदगी जिंदाबाद का ये रंग घाटी के पहले फन एंड फूड एरिना में नजर आ रहा है। विंटर्स में क्या होता है, ज्यादातर हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे अभी कल से स्नो फॉलिंग हो ही रही है, तो उसकी वजह से मतलब बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल पाते, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो वो सब हम लोग बाहर एंजॉय नहीं कर पाते। बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हम मतलब इंडोर गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिकेट भी है, आप एयर हॉकी खेल सकते हैं और अलग अलग डिजिटल गेम्स है, बाइकिंग है, डिजिटल गेम्स है अलग अलग, जो हम एंजॉय कर सकते हैं। इसमें डिजिटल गेमिंग जोन है, फूड कोर्ट है, साथ ही कई सारे इंडोर गेम्स खेलने की सुविधा भी है। श्रीनगर में बाहर सड़कें बेशक बर्फबारी से पटी हों, लेकिन यहाँ लोग बेफिक्र होकर चौड़ी सड़कों पर वर्चुअल कार चलाने का मजा ले सकते हैं। रफ्तार के शौकीनों के लिए भी यहाँ इंतजाम है। वो वीडियो गेम के जरिए तंग गलियों में बाइक दौड़ाने का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ लोगों को अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाने का भी मौका मिलेगा, यानी वो किंग ऑफ द हैमर भी बन सकते हैं। इस फन एंड फूड एरिना ने घाटी के लोगों की सर्दियों के एहसास को बेहद खास और यादगार बना दिया है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रीनगर घूमने पहुंचे सैलानी भी रोमांच से भरी इस डिजिटल दुनिया का अनुभव करने के लिए आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात सेना की दरिया दली की कर ली जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में सेना ने एक बार फिर से वो काम किया जो उसे दुनिया की सबसे अच्छी सेना की कतार में सबसे अव्वल खड़ा करता है। सेना के जवानों ने घाटी में एक गर्भवती महिला की मदद की, वो भी ऐसे वक्त में जब वो काफी दर्द में थी। ऐसे में सेना ने ये दर्द समझा और वो मदद के लिए तुरंत आगे आई। सेना देश का गौरव है। सेना देश प्रेम का दूसरा नाम है। सेना नाम से ही सेवा भाव आ जाता है। ये ताजा तस्वीरें भी इसी की गवाह हैं। सेना का ये सेवा भाव कश्मीर में देखने को मिला। दरअसल कश्मीर की वादियां इन दिनों भारी बर्फबारी से भरी पड़ी हैं। वहां इन दिनों हालात लोगों के लिए काफी मुश्किल भरे हैं। इन्हीं मुश्किल हालात के बीच सेना ने कुपवाड़ा में एक गर्भवती महिला की मदद की और उसे एयरलिफ्ट कर लिया। बताया गया कि यह महिला काफी दर्द से जूझ रही थी। इसके बाद उसके परिजन परेशान हो गए। भारी बर्फबारी में महिला को कहीं ले जाना किसी खतरे से कम नहीं था। इसके बाद प्रशासन और सेना तक इसकी सूचना पहुंचाई गई। फिर थल सेना और वायु सेना तुरंत हरकत में आ गई। उनकी टीम महिला की मदद करने के लिए रवाना कर दी गई। इसके बाद जवानों ने महिला को भारी बर्फबारी के बीच रेस्क्यू किया और फिर वहां से एयरलिफ्ट कर अस्पताल में भर्ती करवाया। इस तरह इस महिला पर आया बड़ा संकट सेना ने टाल दिया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब सेना बड़ी उम्मीद बनकर उभरी। पिछले दिनों लेह में भी सेना एक 40 साल की गर्भवती महिला की मददगार बन गई। इस महिला के लिए भी लीवर पेन सहना काफी मुश्किल हो रहा था। फिर जवानों ने इसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। एक पलटी हुई गाड़ी को कुछ जवान सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर पिछले महीने 24 दिसंबर की है, जब लेह के खारदुंगला में 2 नागरिकों की एक गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई थी। फिर सेना के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जाहिर है, जब भी अपनों पर मुश्किल पड़ती है, सेना कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे आगे खड़ी मिलती है। उसके जवान हर वक्त, हर सेकंड मदद के लिए तैयार रहते हैं। बस देरी है तो आवाज देने की। इसके बाद सेना के जवान हर पल, हर संकट, हर समस्या को सुलझाने के लिए कहीं भी हाजिर हो जाते हैं। तो इन देवदूतों के लिए एक थैंक यू कहना तो जरूर बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
काशी में हॉट एयर बैलून और बोट फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। ये आयोजन कल तक चलने वाला है। इस दौरान बैलून और बोट से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं जो है उसका आयोजन हुआ। पर्यटन विभाग ने काशी की फिजा बदलने की पूरी कोशिश की है ताकि यहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे और लोगों को रोजगार मिले। साथ ही यहां नौका दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों के पुराने दिन भी लौट आए हैं। आसमान में ये खूबसूरत रंग बिरंगे बैलून, तो नीचे नदी में नौका दौड़ का रोमांच। ये मौका है काशी हॉट एयर बैलून और बोट फेस्टिवल का, जिसके रंग में पूरा बनारस रंगा हुआ है। आज इस महोत्सव का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी इसके रोमांच में कोई कमी नहीं है। ये तेज भागती दौड़ती नौकाएं यहाँ के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर राजघाट तक पहुँचती है। लगभग 3.5 किलोमीटर तक गंगा के इस मार्ग पर नाविक बोट रेस में एक दूसरे को पछाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत ही उत्साह है, जो हमारे ऐतिहासिक चीजों को पुनर्जीवित किया जाता है, विलुप्त होते जा रहा था, अब ये इसको जीवित किया जा रहा है। हम लोग बहुत ही गदगद हैं इस खेल से जो है। ये नौका रेस गुरुवार तक चलेगी और फाइनल भी उसी दिन होगा। इसके बाद जीतने वाली टीम को नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी। ये आयोजन पर्यटन विभाग की तरफ से हो रहा है। अलग अलग नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ लोग घूम रहे हैं। कोई गंगा लहरी है, कोई काशी पुत्र है, कोई गंगा प्रहरी है। तो इस तरह ये 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये रेस शुरू होगी, अभी दशाश्वमेध घाट से लेकर के राजघाट तक। काशी का ये बदला मिजाज हर किसी को लुभा रहा है। इस नौका रेस में हिस्सा लेने के लिए नाविक काफी उत्साहित नजर आए, तो वहीं आम लोग भी इस नौका रेस को देखने के लिए बड़ी संख्या में घाटों पर जुट रहे हैं। हम लोग को नाम होते रहे, फिर आगे रेस अच्छा होता रहे, हम इस तरह खेलते रहेंगे अपने नाम के लिए। हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर्यटन विभाग का कहना है कि बनारस में ऐसा आयोजन आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। साथ ही सरकार की ओर से इस पेशे से जुड़े लोगों को हर संभव प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। लेटेस्ट गतिविधि है जिसमें आज का युवा वर्ग बहुत इंटरेस्टेड है, तो इट इज वेरी गुड अगर हम ये इवेंट को हम रिवाइव कर पा रहे हैं और आगे आई एम श्योर कि आगे और डेवलप होगा और आगामी वर्षों में हम इसे और बड़े वृहद स्तर पर कर पाएंगे। तो काशी में एयर बैलून और बोट फेस्टिवल का रंग अपने चरम पर है। देर मत कीजिए, चले आइए गंगा किनारे इस नए स्वरूप का गवाह बनने के लिए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, शुरुआत मुंबई को मिलने जा रहे तोहफे से कर लेते हैं। पीएम मोदी गुरुवार को मुंबई में मौजूद रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, कई योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। हालांकि सबसे अहम मुंबई में मेट्रो के 2 रूट का लोकार्पण होगा। इसके अलावा बीएमसी चुनावों को देखते हुए एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। मुंबईकरों को एक और सौगात मिलने वाली है। इससे मुंबई के सफर की कहानी बदल जाएगी। दौड़ती भागती मुंबई को फिर मेट्रो के पहिए लगेंगे। मुंबई की लाइफलाइन भले ही लोकल मेट्रो को कहा जाता हो, लेकिन क्रेज तो मेट्रो का ही है। यही वजह है कि अब इसके तस्वीर को नई जमीन मिलने वाली है। जी हाँ, गुरुवार को जब प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में होंगे तो वो कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और इसमें 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी चर्चा अभी से होनी शुरू हो गई है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स मुंबई मेट्रो से जुड़े हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि नॉर्थ से साउथ
और ईस्ट से वेस्ट जाना अब आसान हो जाएगा। मुंबई को मेट्रो की नई लाइन मेट्रो 2A और 7 मिलने जा रही है। पीएम मोदी मुंबई के दहिसर ईस्ट को डीएन नगर से जोड़ने वाले मेट्रो रूट 2A यानी येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो 18.6 किलोमीटर लंबा है, जबकि मेट्रो रूट 7 अंधेरी ईस्ट को दहिसर यानी रेड लाइन से जोड़ेगा, जो 16.5 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम मोदी ने ही 2015 में इन दोनों मेट्रो रूट की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री जी का जो अपना सपना था और आदेश था, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। दैट इज वन। दूसरा चीज ऐसा है, पहले बार मुंबई में एक मेट्रो नेटवर्क तैयार हो रहा है, उसमें नॉर्थ साउथ चलने वाले के लिए ईस्ट वेस्ट चलने पर। और तीसरा ऐसा है कि तीसरा मुद्दा अहम बात ये है, खास करके जो वेस्टर्न सबब में ये जो है सामने है, ये अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और लिंकिंग रोड को दोनों को जुड़ने वाला ये मेट्रो लाइन चालू हो जाएंगे। इसके वजह से काफी राहत पब्लिक को मिलने वाला है। मोदी के इस दौरे ने मुंबई का राजनीतिक पारा भी बढ़ा दिया है। मोदी उद्धव ठाकरे के घर के पास से एक रैली करेंगे। मातोश्री के सामने मोदी के ऐसे बड़े कटआउट लगा दिए गए हैं। पीएम मोदी के इस दौरे का असर बीएमसी चुनावों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि शिवसेना के कब्जे वाली बीएमसी पर लंबे समय से बीजेपी कब्जा चाहती है। हालांकि अभी तक असली शिवसेना का मसला ही नहीं सुलझा है, लिहाजा बीएमसी में किसी भी पार्टी की जीत की तस्वीर दिलचस्प होने वाली है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वाद के स्वैग से दामाद का स्वागत। किसी दामाद का स्वागत अगर ससुराल में होगा तो उसके लिए देखिए कितनी तरह की व्यंजन बना जा सकते हैं। इस सवाल को पूछने की वजह बना है पश्चिमी गोदावरी का एक मामला। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। इतना सारा खाना देखकर आपको लग रहा होगा कि ये किसी फूड कंपटीशन की तस्वीरें हैं, तो जनाब आप गलत हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ये किसी मंदिर में भोग की तैयारी है। ना, ये भी नहीं है, तो जरूर किसी फंक्शन में परोसे जाने वाली दावत की खुराक है। अरे ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। 56 भोग वाला जुमला आपने खूब सुना होगा, कभी कभार किसी मंदिर की आई तस्वीर में भी देख लिया होगा। लेकिन इस तस्वीर का सच अगर आपको बता दे तो यकीन मानिए आपको अपनी किस्मत पर रश्क हो जाएगा, क्योंकि ये मामला 56 भोग से आगे निकल चुका है, बल्कि ये मामला उससे 3 गुना से भी ज्यादा का है। इसमें 173 तरह के पकवान शामिल हैं। तो अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि इसमें रश्क होने जैसा क्या है। जनाब, यही तो इस तस्वीर का असली ट्विस्ट है, और यकीन मानिए अगर ये ट्विस्ट हमने आपको बता दिया तो शादीशुदा लोग इस वीडियो को अपने ससुराल तक जरूर पहुंचा देंगे। दरअसल ये 173 तरह का पकवान न भगवान को परोसे गए हैं, न मेहमान को परोसे गए हैं। ये पेश किए गए हैं दामाद के लिए। हो गया ना रश्क दामाद का ऐसा जलवा देखकर। अतीत के गोते से निकलकर समझिए पश्चिमी गोदावरी जिले के इस कहानी को, जहां एक बिजनेसमैन टाटावर्ती बद्री ने अपनी बेटी और दामाद का सत्कार इस तरह किया। बेटी श्री हरिका और हैदराबाद के रहने वाले दामाद पृथ्वी गुप्त कोविड प्रतिबंधों के चलते 2 साल तक घर न आ सके थे। 2 साल बाद संक्रांति के मौके पर आने का तय हुआ, तो बद्री की पत्नी संध्या ने 4 दिन पहले से पकवान बनाने शुरू कर दिए। ऐसा स्वागत देखकर बेटी भी प्रसन्न हो गई, और दामाद जी का तो पूछना ही क्या। खाने में क्या क्या था, ये सवाल सोचकर खामखा अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, ना ही ससुराल से सालों बाद ऐसी उम्मीद लगाकर। ये मजाक भी है और सलाह भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समस्तीपुर में मकर संक्रांति सप्ताह पर अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दही खाओ इनाम पाओ नाम के इस प्रतियोगिता में 35 लोगों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का विजेता बनने वाला आदमी ने 2 मिनट में 2 किलो 800 ग्राम दही खाकर इनाम अपने नाम कर लिया। देखिए, हर साल यहाँ पर इस तरह की अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन स्थानीय डेयरी करती है और इसमें शामिल होने के लिए सभी पशुपालक, कर्मी और डीलर को बुलाया जाता है। महज 2 मिनट में इतना ज्यादा दही खाने वाले विजेता को देखकर लोग हैरान हो गए थे।
देखिए, खेल के लिहाज से आज का दिन जो है भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत आज हो रही है। तो दूसरी ओर देखिए, हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला जो है वेल्स से होगा। वहीं महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की भिड़ंत जो है स्कॉटलैंड से होने जा रही है। ये मैच दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में शाम 5:15 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप डी में अब तक अपने दोनों मैच जीतकर पहले पायदान पर लगातार बनी हुई है। उसके 4 अंक हैं। और उधर ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है, जहां देखिए आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला वेल्स से होने जा रहा है। यह मुकाबला भुवनेश्वर में खेला जाएगा। इसके अलावा आज ही भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। यह पहला मैच दोपहर 1:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए ईशान किशन की भी प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में आज से सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आगाज होगा। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और युवा खिलाड़ियों को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई भी देंगे। इससे पहले यहां पर तैयारियां जो है जोरों शोरों पर है। मैदान पर खिलाड़ी अभ्यास करते हुए नजर आए, प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, जबकि दूसरी तरफ स्टेडियम को सजाने का काम भी जारी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे और बस्ती के खिलाड़ियों को, विद्यार्थियों को और आमजन को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस खेल महोत्सव से जुड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि आज बस्ती के गांव-गांव में सांसद खेल महाकुंभ की चर्चा भी है। और जो उद्देश्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया जाए, उनको विभिन्न प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उस दिशा में बस्ती सांसद खेल महाकुंभ पूरी तरह से सफल है। देखिए, मुंबई के भायखला में मौजूद महिलाओं की जेल में एक क्रैच खोला गया है। इसको नन्हे कदम का नाम दिया गया और यही महिला कैदी जो हैं अपने बच्चे यहां पर रख सकेंगी और इसे पूरी तरीके से बच्चों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। इस बात का ख्याल रखा गया है कि बच्चों को ये किसी भी तरह से जेल का हिस्सा ना लगे, इसलिए इस शिशु गृह को फूलों की पेंटिंग के साथ पेंट किया गया है और काफी सुविधाएं भी यहां पर मुहैया कराई गई हैं। ये शिशु जो है गृह हर रोज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलाया जाता है। हालांकि शुरुआती तौर पर यहां केवल 10 बच्चे ही आते हैं। नियम के मुताबिक 6 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वो जेल में अपनी मां के साथ रह सकते हैं। इससे बड़े बच्चों को रिश्तेदार या जो बाल गृह में उनको रखना है। देश में आपराधिक मामलों में अंडर ट्रायल की संख्या लाखों में है। ऐसे में इन संख्याओं में महिलाएं भी हैं जो अंडर ट्रायल होती हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो जेल में बच्चों को जन्म देती हैं और उसके बाद बच्चे 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक जेल में रहते हैं। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें उन बच्चों को से गुजरना पड़ता है, जिसमें कभी कभार शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। ऐसे में महाराष्ट्र में मुंबई के बाइकला जेल में एक शिशु गृह शुरू किया गया है, जो इन अंडर ट्रायल महिलाओं के बच्चों के लिए बनाया गया है, खास तौर पर जहां पे इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये एक प्री स्कूल की तरह है, जहां पर बच्चे पहुंचते हैं, अलग अलग चीजें सीखते हैं, गेम्स खेलते हैं और पढ़ाई करते हैं। जो प्री स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से जो है सारी शिक्षाएं इन बच्चों को दी जाती है। इस शिशु गृह में तकरीबन अभी 10 बच्चे हैं जो यहाँ पर आते हैं और हर रोज पढ़ाई करते हैं, गेम्स खेलते हैं और अलग अलग चीज को जो है एक्सप्लोर करते हैं। वहीं इस शिशु गृह की एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ पे सिर्फ जो प्रिजनर्स हैं उनके बच्चे नहीं आते हैं, जो स्टाफ होते हैं, जो इस कारागृह के जो स्टाफ हैं, पुलिस हैं, अगर उनके बच्चे जो हैं वो घर में अकेले हैं तो उनको भी यहाँ लाया जा सकता है। उनकी देखभाल के लिए भी सुविधा यहाँ मुहैया कराई गई है। अभी के लिए यहाँ पर प्रिजनर्स जो हैं उनके 10 बच्चे हर रोज आते हैं। 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक का टाइम जो है वो निर्धारित किया गया है। हर रोज यहाँ पहुँचते हैं, पढ़ाई करते हैं, अलग अलग चीज सीखते हैं और उसके बाद फिर अपनी माँ के पास अपने बैरक में लौट जाते हैं। ऐसे में अब
इस मुहिम के शुरू होने के बाद इस बच्चों की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के बागेश्वर में श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से बागेश्वर के मंदिरों और शहर की खूबसूरती को अब देख सकेंगे। उत्तरायणी मेला समिति की तरफ से 5 दिनों के लिए ये सुविधा की गई है। इससे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए बागेश्वर के फेमस बागनाथ मंदिर पर फूलों की बरसात की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने हेलीकॉप्टर के जरिए बागेश्वर का दीदार करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। 2500 रुपए में पूरे बागेश्वर नगर का भ्रमण करवाया जा रहा है और लोग इससे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बात करेंगे प्रयागराज में संगम किनारे चल रहे माघ मेले की। देखिए, यहां साधु और संतों ने विशेष पूजा और हवन किया। आतंकवाद के खात्मे के लिए ये हवन जो है किया गया और पूजा पाठ यहां पर की गई। दुनिया में शांति के लिए आतंकवाद का खात्मा बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ माघ मेले में संगम किनारे जुटे साधुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, आपको बताते हैं यहां पर 5.25 लाख रुद्राक्षों से एक शिवलिंग भी बनाया गया। रोजाना देखिए रुद्राक्ष से बने शिवलिंग की पूजा होती है। दूर दूर से रुद्राक्ष इस दिव्य शिवलिंग को देखने पहुंचते हैं। कल्पवास करने वाले गृहस्थ भी यहाँ बैरागियों की तरह निवास करते हैं। इस दिव्य महाकाल की यज्ञशाला में भगवान भूतनाथ की दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। 5.25 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई यह दिव्य ज्योतिर्लिंग समस्त कामनाओं को फल देने वाली है। दिल्ली कैंट में प्रतिष्ठित एनसीसी हॉर्स शो 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया। अलग अलग हॉर्स राइडिंग खेलों में प्रतियोगियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर ऑफिसर कपिल शर्मा और साक्षी तंवर ने पुरुष और महिला वर्ग में बेस्ट राइडर ट्रॉफी पर कब्जा किया। आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान ने विजेताओं को पुरस्कार दिए और युवा घुड़सवारों की कला की तारीफ भी की। नेशनल कैडेट कोर अपने कैडेट्स को घुड़सवारी की विशेष सुविधा देता है। एनसीसी के पास अपने कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए 325 घोड़े हैं। एनसीसी के इस हॉर्स शो का आयोजन हर साल किया जाता है। इसकी शुरुआत 1967 में की गई। जहां तक उद्देश्य की बात अगर हम करें तो कैडेट्स में भागीदारी, घुड़सवारी कौशल और घुड़सवारी में निपुणता की भावना को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का दौरा किया। ये पहली बार है जब देखिए किसी सीडीएस ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया हो। यहां के करियप्पा परेड ग्राउंड पर एनसीसी के थल सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों अंगों की एक टुकड़ी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद एनसीसी कैडेट्स ने बैंड की शानदार प्रस्तुति दी। सीडीएस ने एनसीसी कैडेट्स द्वारा तैयार किए गए फ्लैग का एरिया